हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु दुबे एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस पीएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज हम चालू करने जा रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड। सच कहूँ तो इस एरोमेटिक कंपाउंड की जो शुरुआत है अदर चैप्टर के कंपैरिजन में क्वाइट अलग होती है। अगर हम और चैप्टर्स की बात करें तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन से जनरली हम चैप्टर्स को शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है बेसिकली इस चैप्टर को हम एक रिएक्शन से पढ़ने वाले हैं, नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हिंदी में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन प्रेमी प्रजाति प्रतिस्थापन प्रक्रिया या अभिक्रिया, आप ऐसे कहिए। रिएक्शन का प्रॉपर वर्ड अभिक्रिया होगा। बात करूं अगर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही धांसू चैप्टर है। यकीन मानो मजा बहुत है। हर एक चीज के पीछे मैं आपको लॉजिक बताते हुए चलूंगा कि अगर अगली स्टेप हो रही है या अगला पड़ाव आ रहा है, रिएक्शन के अंदर अगला मोड़ आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है। ठीक है, अब हम इसी के साथ शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली चीज हम वर्ड का मतलब समझते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है तो सुनना बच्चों। इलेक्ट्रोफाइल जैसा कि आप देख सकते हैं दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फिलिक मतलब होता है लविंग और इलेक्ट्रो वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन से। फिलिक मतलब होता है लविंग और इलेक्ट्रो वर्ड कहां से आया है, इलेक्ट्रॉन से आया है। मतलब जैसे बेहद बेइंतहा बेशुमार मोहब्बत हो किससे, इलेक्ट्रॉन से, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेमी, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रो वर्ड किसको यहां डिनोट करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है बच्चों। और फिलिक मतलब होता है लविंग। फिलिक मतलब क्या होता है बच्चों, लविंग होता है। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, मतलब कि ऐसे समझो, आपको मैं एक बहुत ही शानदार एग्जांपल देता हूं। स्कूल में आपने पढ़ा है 11th 12th 10th तक तो स्कूल में पढ़ाई होगा आपने। 10th तक पढ़ा है, 11th 12th फर्दर आप पढ़ रहे हो या पढ़ोगे या फिर अभी आप पढ़ चुके हैं। मीनवाइल मैं ड्रॉपर 11th और 12th तीनों क्लास की बात कर रहा हूँ। मेरी बात को समझिए, क्लास में क्या होते हैं बच्चों, मॉनिटर होते हैं। मॉनिटर, अब मान लो कोई मॉनिटर आपकी क्लास का था, आपने उसको उसकी जगह से मॉनिटर जहां पे वो बन के बैठा हुआ था उसको हटा के खुद मॉनिटर बन गए। मतलब आपने अल्टीमेटली किया क्या, आपने उसको उसकी जगह से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, कुछ ऐसा ही होता है इसके अंदर भी। कैसे होता है वो चीजें मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर शुरू करता हूं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं बच्चों कि यहाँ पे हमने एक बेंजीन लिया। क्या लिया, बेंजीन लिया। ये बेंजीन ही क्यों लिया तो आप जरा गौर से समझिए। ये बेंजीन लेने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। एरोमेटिक है, मोस्ट स्टेबल है और मोस्ट कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड है, ऐसा हम सभी जानते हैं इसके बारे में। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर मैं सच कहूं तो इसके अंदर 6 कार्बन हैं और 6 ऐसे ही हाइड्रोजन हैं। जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो मुझे एक हाइड्रोजन ये मैंने आपको दिखा दिया। सबसे पहले क्या होता है कि इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अब जब हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जरा गौर से समझिएगा होता क्या है। जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पे होता है, इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाता है और पर्टिकुलरली इस कंपाउंड में कुछ ऐसा चेंज आता है। वो चेंज कैसा होता है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाता है और हाइड्रोजन प्लस बाहर निकल जाता है। अब जरा गौर से समझना, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाली स्पीसीज कौन कर सकता है, या तो उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, पहली चीज, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए खाली ऑर्बिटल हो, तब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो। और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पे आपको पता है कि फॉर्मल चार्ज को अगर हम छोड़ दें तो पॉजिटिव चार्ज जरूर मौजूद होता है। फॉर्मल चार्ज मतलब कि बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाने की वजह से आया हुआ चार्ज, दैट इज फॉर्मल चार्ज। अगर हम उसको हटा दें, ऐसा यूं समझिए फॉर्मल चार्ज को आप, अगर हम उसको छोड़ दें तो जो भी पॉजिटिव चार्ज है बेसिकली वो क्या दिखाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अब देखो यहाँ पे E+ क्या था, E+ के ऊपर चार्ज था। अब ये कैसा था, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था। नाउ अगर मैं कहूं कि H+ बाहर निकल चुका है तो H+ को बाहर निकाला किसने, E+ ने निकाला। मतलब E+ का जब अटैक हुआ तो H+ वहां से बाहर निकल गया। अगेन मेरी बात को सुनिएगा, E+ का अटैक हुआ तो H+ बाहर निकल गया। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल होंगे। मतलब आने वाली स्पीसीज भी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल, और जाने वाली स्पीसीज भी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इलेक्ट्रोफाइल आया, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को उसकी जगह से हटा के खुद बैठ गए, प्रतिस्थापित कर दिया वहां पे। तो एक बात आपको समझ में आ रही है, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब समझ में आया। अगर मैं कहूं कि ये अभिक्रिया के दौरान हो रहा है, एक रिएक्शन के दौरान हो रहा है, यानी कि ये कैसी रिएक्शन बन जाएगी, ये रिएक्शन बन जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए इसके बारे में कुछ खास बात और बताता हूं आपको। आलसी लोग इसको ESR के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आलसी लोग जो होते हैं वो ESR के नाम से भी जानते हैं।
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको नाम देते हैं, डेट इज ARSC। ARSC का मतलब क्या है वो भी सुनिए बच्चा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड। अब सबको पता है बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उस एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर ये सब्स्टिट्यूशन हुआ, किसका हुआ? इलेक्ट्रोफाइल का। तो अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन को ARSC भी कहा जाता है या ARSC के नाम से भी जाना जाता है। सवाल सबसे बड़ा ये, मुद्दा सबसे बड़ा ये कि आखिर ये रिएक्शन का जो सफर है वो शुरू कैसे हुआ, और सफर शुरू हुआ तो हुआ, अंजाम तक पहुंचा कैसे? सबसे बड़ा सवाल अपने दिमाग में यही है। तो अपन शुरू करते हैं बच्चों कि आखिर इसका सफर कैसे शुरू हुआ। चलिए आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इसका एक, अगर हम बात करें कि स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? रिएक्शन मैकेनिज्म। स्टेप बाय स्टेप उस चीज को डिस्क्राइब करना, उस रिएक्शन को डिस्क्राइब करना ही क्या है? मैकेनिज्म है। तो चर्चा शुरू करते हैं कि सफर जो शुरू होता है वो कैसे होता है, मैकेनिज्म की हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये जैसे कि आपका क्या है? बेंजीन है। ये क्या है? बेंजीन। अगर मैं बात करूं बेंजीन, इसके अंदर क्या होती है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोले तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बना रहे हो। पाई बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होता है। अब अगर हमने कहा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोले तो पाई बॉन्ड इसके अंदर है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो। जब इसके ऊपर सबसे पहला अटैक मैंने किसका कराया? इलेक्ट्रोफाइल का कराया। यहां पे जूम करके मैंने आपको दिखाया कि एक हाइड्रोजन मौजूद है इस बेंजीन के पास। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, यहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले यहां पे इस कार्बन पे अटैक करता है। ऐसा क्या होता है इस कार्बन पे अटैक करने का रीजन? तो वो रीजन सुनिए। सच कहूं तो यहां पे ही नहीं, वो कहीं चाहे इस टाइम पे तो वो अटैक कर सकता है किसी भी कार्बन की पोजीशन पे। उसका मन हो यहां कर ले, 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 जहां उसकी मर्जी करती है वो कर सकता है अभी इस कंडीशन के अंदर। आगे जब कंडीशन चेंज होंगी तो उसके अकॉर्डिंग अटैकिंग पोजीशंस भी चेंज, बदलते हुए नजर आएंगे, अपने को चेंज होते हुए नजर आएंगे। तो सुनिए अभी जरा गौर से। इलेक्ट्रोफाइल जो था बच्चों, यहां पे जब सबसे पहले ये अटैक करेगा, ऐसा क्या था? सुनिए जरा गौर से। अगर मैं कहूं कि ये जो पाई बॉन्ड अपने को बना हुआ नजर आ रहा है, अगर इस पाई बॉन्ड की मैं बात करूं तो ये किससे बना हुआ है? पाई इलेक्ट्रॉन के मिलने की वजह से बना हुआ है। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन के मिलने की वजह से बना हुआ है तो सबसे पहले क्या होता है कि ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तोड़ना कैसे आसान होगा? पाई बॉन्ड को, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है, जल्दी हम उसे तोड़ सकते हैं। अच्छा, जब हम तोड़ेंगे तो होगा क्या? तो जरा गौर से देखो। यहां पे जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ये जो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्या है? बेसिकली पाई बॉन्ड जो बना हुआ है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से बना हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? यहां से ये शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। अगर मैं बात करूं यहां से ये ऊपर की तरफ अगर ये शिफ्ट हो रहा है, मान लो ये बॉन्ड है जैसे कि, अब ये टूट के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कहां पे? टूट के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जैसे ये शिफ्ट होगा बच्चों, यहां पे आपके क्रिएट होगा नेगेटिव चार्ज। हमें पता है इस कार्बन का सुपड़ा साफ हो चुका है, ऑर्बिटल खाली हो चुका है, इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी और फाइनली यहां पे कैसा चार्ज क्रिएट होगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों तो जरा गौर से देखिएगा, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल को जरूरत किस चीज की? इलेक्ट्रॉन की ही तो जरूरत थी साहब। इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, वो जरूरत तो अब इसकी पूरी हो चुकी है। अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो यहां पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलिए हम उससे समझते हैं कि आखिर वो पॉजिटिव चार्ज आता है तो आता कैसे है। तो यहां पे देखिएगा जरा गौर से, यहां पे अगर हम बात करें बच्चों तो यहां पे आपका आ चुका है कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और यहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ चुका है। नाउ अब जरा गौर से देखिएगा, ये कंपाउंड जैसे कि मैंने आपको कहा एरोमेटिक था, लेकिन अब ये है या था? यानी कि अब ये क्या बन चुका है? ये अगर था, इसका मतलब अब क्या है? अगर मैं बात करूं तो अब ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं रहा। अब ये कंपाउंड क्या हो चुका है? कंप्लीट रेजोनेंस नहीं चल रहा है साइकिल के अंदर, यानी कि ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन चुका है। और अगर मैं बात करूं, ये कंपाउंड जैसे कि एरोमेटिक था और अब ये कंपाउंड क्या बन चुका है बच्चों? नॉन एरोमेटिक बन चुका है। नॉन एरोमेटिक जो होते हैं वो एरोमेटिक के कंपैरिजन में फार 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 लेस स्टेबल होते हैं, ये बात हमें पता है, या यूं कहें हम अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल हो चुका है तो यहाँ पे क्या करना चाहेगा? वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा। अब इस स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में जरा गौर से यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं देखूं यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है और बोले तो पाई, क्या रेजोनेंस समझ में आ रहा है मेरे भाई? जी हाँ, मैं अनुनाद की बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे डबल सिंगल पॉजिटिव है, यानी कि जीओसी के जमाने में हमने पढ़ा था यहाँ पे एक तरह का अनुनाद होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा।
ये रेजोनेंस कैसे होगा जरा गौर से समझिएगा। ये कार्बन का ऑर्बिटल था साहब, ये कार्बन का ऑर्बिटल अब खाली हो चुका है। ये कार्बन का ऑर्बिटल था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब ये खाली हो चुका है। जब ये खाली हो चुका है बच्चों, तो अब क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, ये जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने की वजह से बना हुआ है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगेन शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे, एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज नोन एज व्हाट, रेजोनेंस, अनुनाद कहते हैं हम उसे। तो यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, पाई बंद का क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, ये यहां से यहां शिफ्ट करेगा, और जब यहां से यहां शिफ्ट करेगा, आप ऐसे समझो ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, अल्टीमेटली इस पॉजिटिव के एंटी बॉन्डिंग में क्या पहुंच गया, एक इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है। इलेक्ट्रॉन जब पहुंच चुका है तो वो एंटी बॉन्डिंग अब किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, बॉन्डिंग की तरह। खैर अगर हम ऐसे ना समझे, जो सिंपल भाषा में समझे, कि आप ये सोच के बताओ कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके बना हुआ था बॉन्ड। अब ये जैसे ही ऊपर शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज है, नेगेटिवली। अब यहाँ पॉजिटिव था, नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, अब वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, अब इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अब इस कार्बन का ऑर्बिटल जो है वो क्या हो चुका है, कंप्लीटली खाली हो चुका है। अब खाली हो चुका है तो जरा गौर से देखिए, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी समवॉट लाइक दिस। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग हो जाएगी। अब अगर पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग हो चुकी है, अगेन अभी भी कंपाउंड ऐसा नहीं है कि एरोमेटिक बन चुका है, अभी भी कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक है बच्चों। अब नॉन एरोमेटिक है, अगेन उसको स्टेबिलिटी की तो वही चाहत होगी ना, स्टेबिलिटी के लिए तो वही तलाश होगी ना जो पहले वो कर रहा था, क्योंकि पहले भी वो नॉन एरोमेटिक था, तभी तो वो एरोमेटिक बनने के लिए उसने पहले स्टेप में रेजोनेंस करा। और रेजोनेंस क्या करता है, सिस्टम को स्टेबिलिटी देने का काम करता है। अब जरा गौर से मेरी बात को आप सुनिए, अगेन अभी भी ऐसा तो है नहीं कि वो एरोमेटिक बन गया, अभी भी वो नॉन एरोमेटिक है। क्यों, क्योंकि पूरे साइकिल के अंदर कंप्लीट रेजोनेंस तो पहली चीज अभी चल नहीं रही है, अभी चल ही नहीं रही है, पहले कंडीशन ही फेल हो रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं चल रहा है, यानी कि अभी भी वो एरोमेटिक नहीं बना है। अब क्या करेगा, अगेन वो रेजोनेंस करेगा, अगेन रेजोनेंस करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगेन इस पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग नीचे की तरफ होगी, और इस खेमे में क्या आ जाएगा, इस कार्बन का अगेन सुफड़ा साफ हो जाएगा, और इस ऊपर वाले कार्बन पे अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जरा गौर से मेरी बात को देखिएगा और समझना बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज अगेन वापस आ जाएगा, ये हाइड्रोजन रहा, ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे एज इट इज पाई बॉन्ड रहेगा। अभी भी ऐसा तो है नहीं कि इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ गई या इस कंपाउंड नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन चुका है, नहीं, रेजोनेंस की वजह से थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी इसको मिली होगी। अगर हम बात करें, अभी भी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। अब जरा गौर से अगर हम देखें तो ये जो भी मैंने तीनों स्ट्रक्चर बनाए, ये महज और महज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, जिन्हें आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हो, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हो। और साथ में आप ये भी बात जानते हो कि रेजोनेटिंग, कंट्रीब्यूटिंग या कैनोनिकल जो होते हैं, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, इनका प्रैक्टिकल कोई एविडेंस नहीं है। तो अगर हम बात करें कि रियल क्या होता है सर, तो आपको पता है रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जो कि इन तीनों स्ट्रक्चर के मिलने की वजह से बना होता है। जी हाँ साहब, तो इन तीनों स्ट्रक्चर के मिलने की वजह से बनने वाला जो नया स्ट्रक्चर होगा, दैट विल बी नोन एज, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ यूं होगा, ये रहा आपका बेंजीन वाला डब्बा, और इस डब्बे के ऊपर ये हाइड्रोजन एज इट इज, ये इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज। एक मिनट आपको क्लियरली दिखा दे रहा हूँ, ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल और ये रहा हाइड्रोजन। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे रेजोनेंस कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, आप देख सकते हैं इस पोजीशन से शुरू हो रहा है और वो इस पोजीशन पे आके खत्म हो जा रहा है। मतलब कि रेजोनेंस इस पोजीशन से शुरू होके यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, यहाँ से यहाँ। साइक्लिक रेजोनेंस तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। और पॉजिटिव को मैं सेंटर में दिखा देता हूँ कि यहाँ इस पोजीशन से चालू हो रही है रेजोनेंस और इस पोजीशन पे आके खत्म हो जा रही है। साइक्लिक रेजोनेंस तो अभी भी नहीं चल रहा है। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना, ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इस स्ट्रक्चर को जाना जाता है एक नाम से, जिसका नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों, सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या फिर अपन इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, वीलैंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं, वीलैंड कॉम्प्लेक्स नाम देते हैं। इसको अपन कहते हैं वीलैंड कॉम्प्लेक्स, या फिर अगर हम बात करें तो इसी स्ट्रक्चर को बच्चों अर्हेनियम कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसको वीलैंड कॉम्प्लेक्स या फिर अर्हेनियम कॉम्प्लेक्स नाम दिया जाता है, अर्हेनियम कॉम्प्लेक्स नाम दिया जाता है। तो सर ये रिएक्शन आगे मतलब कैसे प्रोसीड होती है, ये रिएक्शन कैसे अंजाम तक पहुंचती है? सफर तो शुरू हो गया, अंजाम तक कैसे पहुंचती है, सवाल अभी भी मन में। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं कि आखिर ये रिएक्शन अंजाम तक कैसे पहुंची। तो समझना मेरी बात को बच्चों, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो पहला स्टेप था, इसको अपन डिफाइन करते हैं स्टेप नंबर 1 से। इस रिएक्शन का ये स्टेप नंबर 1 था। अच्छा, स्टेप नंबर 1 के बाद अब अगली स्टेप जो आती है
दैट इज योर स्टेप नंबर 2। अब ये जो अगली स्टेप आएगी दैट इज योर स्टेप नंबर 2 आती है। तो बच्चों इसके अंदर क्या होगा, तो जरा गौर से मेरी बात को समझना। आपको पता है पिछले स्ट्रक्चर में रेजोनेंस जब हो चुका था, रेजोनेंस तो यहां तक कंप्लीट हो चुका था, अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसके पास एक ही ऑप्शन है कि कैसे न तैसे करके इस हाइड्रोजन को ये यहां से बाहर निकाले। और हाइड्रोजन के लिए क्या जरूरी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉनों की आहुति दे, वो अपने प्राणों की आहुति दे। आप ऐसा समझिए, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को आहुति दे ताकि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बन सके। जब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर बनेगा तो यहां पे ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में देख के मुस्कुरा के एक दूसरे से दोस्ती कर लेंगे। जब ये दोस्ती हो जाएगी तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा और उस बॉन्ड बनने की वजह से शायद ये कंपाउंड वापस से एरोमेटिक बन जाएगा। शायद क्या, इनफैक्ट कंपाउंड एरोमेटिक बन ही जाएगा। तो जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैं बात करूं स्टेप नंबर 2 की, तो जरा गौर से मेरी बात को सुनिए बच्चों। यहाँ पे ये क्या है, बेंजीन का अगेन ये मैंने बनाया डब्बा, ये रहा ऊपर इलेक्ट्रोफाइल, ये रहा हाइड्रोजन। और अगर मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अपने को दिख रहा था, पाई बॉन्ड यहाँ पे, पाई बॉन्ड यहाँ पे। नाउ अब पिक्चर में ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन इतनी आसानी से मोह माया के जाल में तो वो भी फंसा हुआ है, इतनी आसानी से वो अपने इलेक्ट्रॉनों की आहुति दे दे, ये बात जरूरी नहीं। अब इसके लिए पिक्चर में आपको मैं बता दूं न्यूक्लियोफाइल की एंट्री होगी। सवाल उठता है कि कभी भी आप बाजार में जाएंगे, कहेंगे साहब 1 किलो मुझे इलेक्ट्रोफाइल दे देना, वो आपको कभी भी 1 किलो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अकेले नहीं देगा, वो हमेशा 1 किलो इलेक्ट्रोफाइल के साथ न्यूक्लियोफाइल देगा। जोड़े में आते हैं साहब, कपल बन के आते हैं, कपल बन के आते हैं। इसलिए पिक्चर के अंदर अब एंट्री होगी न्यूक्लियोफाइल साहब की। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल साहब की एंट्री होगी तो अब ये क्या करेंगे, अब यहां से ये अटैक मारेंगे पर्टिकुलरली इस हाइड्रोजन के ऊपर। ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों की आहुति देता है और यहां से निकल जाता है। निकलने के बाद अगर मैं बात करूं, इस कार्बन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या हुआ, कार्बन का सुपड़ा साफ था, सोचा दोस्ती कर लूं तो बॉन्ड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्ती के लिए बहुत जरूरी थी, इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। इलेक्ट्रॉन जब तक मिलेगा नहीं दोस्ती होगी नहीं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब इस कार्बन को भी दिखा कि हाँ सामने वाले कार्बन का सुपड़ा साफ है, तो क्यों ना मैं अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दूं और हम दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाए, नई दोस्ती हो जाए, नई शुरुआत हो जाए। जी हाँ साहब, और यहाँ से हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल के साथ रवाना हो जाता है और यहाँ पे एक तरीके का बॉन्ड बन जाता है। नाउ अगर हम देखें तो ये रिएक्शन की शुरुआत जैसे हुई थी, अंजाम कैसे हो रहा है, इस बात को आप क्लियरली अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं स्टेप नंबर 2 कहते हैं। एरोमेटिक कैरेक्टर यहाँ पे गेन हो चुका है, नॉन एरोमेटिक था कंपाउंड, अब वो अगेन अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन कर चुका है। सवाल उठता है कि आपने इसे न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्यों नहीं निकाला, या फिर आप ऐसा कहिए कि सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं कि न्यूक्लियोफाइल का आपने अटैक इलेक्ट्रोफाइल पे क्यों नहीं करवाया। E+ भी तो निकल सकता था, आपने H+ को ही क्यों बाहर निकाला जब आप E+ को भी बाहर निकाल सकते थे। तो जरा गौर से सुनिएगा बच्चों, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल नहीं बल्कि बेस होता है। एकदम बाउंस निकल रही है बातें आपकी, तो सुनिए, बाउंस निकलने वाला कोई भी नहीं है इसमें ऐसा। आप एक चीज समझो कि मैं आपको एक चीज बताता हूं, संसार का हर एनायन बेस भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। अगर वो H+ के साथ बॉन्ड बनाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और अगर वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाता है, एनीवन एल्स, अगर H+ को छोड़ दो तो अगर वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पे ये जो एनायन है बेसिकली ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम ही नहीं करेगा। अब ये जो एनायन है ये बेसिकली बेस की तरह काम करेगा। हमें पता है, आपने ये क्यों कहा कि जब बाजार में जाओगे तो 1 किलो इलेक्ट्रोफाइल मांगोगे तो आपके साथ इलेक्ट्रोफाइल के साथ न्यूक्लियोफाइल भी देगा। मैंने क्या कहा, आप एक चीज समझो, संसार का हर एनायन, चाहे वो कोई भी एनायन आप उठा के देख लो, वो बेस भी होता है बच्चों और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। अगर वो H+ के साथ बॉन्ड बनाता है तो अपन उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अगर वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाता है तो अपन उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस न्यूक्लियोफाइल की, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये पर्टिकुलरली बेस की तरह बिहेव करता है और ये बेस बन के यहां से हाइड्रोजन को निकालना ज्यादा फेवर करता है। अगला क्वेश्चन, क्यों ज्यादा फेवर करता है, तो सुनिए, जो एनायन होता है मैंने आपको बताया वो बेस भी होते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। और अगर मैं बात करूं, किसी भी एनायन का सपना होता है लाइफ की 3 मेन रिएक्शन करना। कौन कौन सी? तो सबसे पहली रिएक्शन जो होती है दैट इज योर एसिड बेस रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन होती है दैट इज बच्चों एसिड बेस रिएक्शन। अगर वो ना करने को मिले तो NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगला जो सपना होता है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आलसी लोग NAR के नाम से जानते हैं इसे, ना करने को मिली तो NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। अब जरा गौर से मेरी बात को समझिए। यहां पे क्या होता है कि तीसरी रिएक्शन होती है, दैट इज NSR। मैं बात करूं यहां पे ये H+ रिलीज कर रही है और H+ डोनेट करने वाले को अपन एसिड के नाम से जानते हैं साहब। जी हाँ, तो यहां पे अगर ये स्पीसीज H+ निकाल रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एसिड की तरह बिहेव करेगी और जाहिर सी बात है यहां पे ये जो एनायन है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। और मैंने क्या बताया आपको कि एनायन का सपना होता है जीवन की पहली रिएक्शन वो प्रेफर करता है, दैट इज एसिड बेस रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को स्टेबिलिटी देने का काम करती है ये रिएक्शन, इसलिए वो शायद इस रिएक्शन को फेवर करता है, शायद क्या इनफैक्ट फेवर करता है। तो अगर हम बात करें कि इस रिएक्शन की ये रिएक्शन सफर से लेके अंजाम तक पहुंचा कैसे, अब जरा गौर से इनके बीच में कुछ कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देने योग्य हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और उनके बारे में समझते हैं। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, ये कंपाउंड एरोमेटिक था, इनफैक्ट है अभी भी। अगर हम बात करें तो ये एरोमेटिक है। अगर मैं बात करूं यहां पे ये हाइड्रोजन था। इसकी जिंदगी में इलेक्ट्रॉन प्रेमी प्रजाति बोले तो इलेक्ट्रोफाइल, बेहद बेइंतहा बेशुमार मोहब्बत है उसे इलेक्ट्रॉन से। उसकी एंट्री होती है और जिंदगी में कुछ तबाही इस तरीके से आती है कि ये जो कंपाउंड कभी एरोमेटिक था अब वो नॉन एरोमेटिक बन चुका है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इस कार्बन का सुपड़ा साफ होता है, मैंने आपको बताया ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। अब अगर मैं बात करूं, हमने कहा इसको कि ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स था, या वीलैंड कॉम्प्लेक्स था, ये अरेनियम कॉम्प्लेक्स था। इसमें कई सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी हुई। उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के जरिए हमने ये कॉम्प्लेक्सेस को डिफाइन किया था, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, अरेनियम कॉम्प्लेक्स या वीलैंड कॉम्प्लेक्स। नाउ पिक्चर में एंट्री किसकी होती है? न्यूक्लियोफाइल की एंट्री होती है पिक्चर के अंदर, और ये अलग सीन क्रिएट करता है। वो अलग सीन इस तरीके से क्रिएट करता है कि वो एक एनायन है और संसार का हर एनायन बेस भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो अगर यहां पे अगर हम देखें तो ये एनायन बेस की तरह बिहेव करता है और ये जीवन की पहली रिएक्शन दैट इज एसिड बेस रिएक्शन को प्रेफर करता है। जब ये एसिड बेस रिएक्शन को प्रेफर करता है बच्चों, तो हमें पता चला था कि एरोमेटिक कैरेक्टर वापस से रीगेन हो चुका था। और एरोमेटिक कैरेक्टर वापस से रीगेन होने के बाद से अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो था वो प्रतिस्थापित कर चुका था किसको? H+ आयन को। और H+ जो था, हाइड्रोजन जो था, अगर हम बात करें अपने इलेक्ट्रॉनों की आहुति देके न्यूक्लियोफाइल के साथ वो रवाना हो चुका था साहब। तो यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, मैं कहता हूं ये कंपाउंड एरोमेटिक है या था? है। जबकि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या था? यानी कि अब क्या बन चुका है? नॉन एरोमेटिक बन चुका है। जी हाँ साहब, ये नॉन एरोमेटिक बन चुका है। और अगेन हम कहें तो यहाँ पे ये कंपाउंड एरोमेटिक बन चुका है। अब जरा गौर से आप मुझे सोच के बताइए, इस रिएक्शन के अंदर 2 स्टेप हो रही है। अगर स्टेप नंबर 1 की अगर हम बात करें, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, और स्टेप नंबर 2 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है। नाउ सी हियर कि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक कोई कंपाउंड बन रहा है। कुल मिला जुला के अगर सिंपल शब्दों में कहूं, एक स्टेबल कंपाउंड अनस्टेबल बन रहा है। क्या वो इतनी जल्दी अनस्टेबल बनना चाहेगा? आप मुझे सोच के बताओ, छोड़ो सारी बातें, मैं आपसे ये पूछता हूं, एरोमेटिक था, नॉन एरोमेटिक बन रहा है। यहां पे नॉन एरोमेटिक था, एरोमेटिक बन रहा है, कौन सी स्टेप फास्ट होगी? आप मुझे सोच के बताओ। आपको पता है एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो आप एक चीज बताओ, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन रहा है, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है। अब जरा गौर से आप कॉमन सेंस यूज करो, आप मुझे बताओ, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है, कौन सी स्टेप तेजी से होगी? आप मुझे सोच के बताइए। बट ऑब्वियस स्टेप नंबर 2। क्यों? क्योंकि नॉन एरोमेटिक से कंपाउंड क्या बन रहा है? एरोमेटिक बन रहा है। और स्टेप नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो स्टेप नंबर 1 में मेरे को एक चीज नजर आती है, कंपाउंड एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक बन चुका है। अब आप मुझे बताइए, स्टेबल था, अनस्टेबल बन चुका है, क्या ये इतनी आसानी से अनस्टेबल बनना चाहेगा? आप अपनी लाइफ में सोचो कि आप स्टेबल हो, अनस्टेबल बनना चाहते हो, परेशानी कुछ भी नहीं है दिमाग के अंदर, लेना चाहते हो? बिल्कुल नहीं लेना चाहते हो। एग्जाम नहीं आने वाले हैं, खामखा प्रेशर लेना चाहते हो? नहीं लेना चाहते हो साहब। तो ये एरोमेटिक था, ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल था, नॉन एरोमेटिक क्यों बनना चाहेगा? तो ये जो स्टेप होती है, ये रिएक्शन की स्लोवेस्ट स्टेप होती है। ये रिएक्शन की अगर हम बात करें, स्लोवेस्ट स्टेप होती है साहब। जबकि अगर मैं उस स्टेप की बात करूं, तो ये स्टेप जो होती है ये फास्ट होती है। ये क्या होती है? फास्ट स्टेप होती है। ये कैसी स्टेप होती है? फास्ट स्टेप होती है। अगर हम बात करें कि केमिकल काइनेटिक्स, माता रानी यानी कि NCERT की अगर हम बात करते हैं, उसके अंदर एक लाइन लिखी होती है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि दर निर्धारण कदम, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप
इज ऑलवेज जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है रिएक्शन की वो होती है। तो आप मुझे सोच के बता सकते हैं ये स्लोवेस्ट स्टेप है, ये क्या है, फास्ट स्टेप है। आप मुझे सोच के बताइए कि दर निर्धारण कदम यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बट ऑब्वियस है ये होगा आपका RDS होगा। ये क्या होगा, RDS होगा। अच्छा, दूसरा सवाल, ये स्लोवेस्ट क्यों हुआ? सबसे बड़ा सवाल तो यही है क्योंकि ये कैसा है, बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है। यहां पे बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं होता तो शायद ये कंपाउंड एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक कभी नहीं बनता। तो यहां पे ये क्या स्टेप है, ये वाली जो स्टेप की अगर हम बात करें तो ये स्टेप कैसी है, ये स्टेप जो है ये बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है। यहां पे बॉन्ड क्या कर रहा है, बेसिकली टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है। ये कैसी है, बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है। अब अगर मैं बात करूं, ये जो होगा ये फास्ट स्टेप है। क्यों है, क्योंकि यहां पे नॉन एरोमेटिक से कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है, मतलब ये फास्ट स्टेप है। अब ये फास्ट स्टेप है जब बच्चों, तो आप मुझे सोच के बताइए एरोमेटिक कैरेक्टर गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, एरोमेटिक कैरेक्टर गेन हो रहा है, अल्टीमेटली स्टेबिलिटी गेन की जा रही है। यानी कि ये क्या होगा, ये जो है आपका ये है बॉन्ड फॉर्मिंग स्टेप। ये कौन सा है, बॉन्ड फॉर्मिंग स्टेप। ये कौन सा स्टेप है बच्चों, बॉन्ड फॉर्मिंग स्टेप है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मिंग स्टेप है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। कारण क्या है, एरोमेटिसिटी गेन हो रही है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, एरोमेटिसिटी लॉस हो रही थी। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी जो है वो गेन की जाएगी, एरोमेटिसिटी गेन, जबकि यहाँ पे क्या हुआ था, एरोमेटिसिटी लॉस हुआ था। अच्छा, अगर कुल मिला जुला के कहें तो ये जो कार्बन था, कार्बन के ऊपर केटायन बना था, ये केटायन कंटिन्यूअस मैनर में क्या कर रहा था, रेजोनेंस कर रहा था। साइक्लिक रेजोनेंस की बात नहीं कर रहा हूं, रेजोनेंस की बात कर रहा हूं, अनुनाद कर रहा था। तो हमें पता है यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना था, या वीलैंड कॉम्प्लेक्स कह लीजिए आप, या फिर आप यूं कह लीजिए यहाँ पे अर्हेनियम कॉम्प्लेक्स बन रहा था। तो अर्हेनियम कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो जरा गौर से देखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी और बातों पे चर्चा को और हम आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं इसका रिएक्टिविटी कर्व डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। तो रिएक्टिविटी ग्राफ जो इसका बनता है बेसिकली दैट इज, यहाँ पे देखिए मैं रिएक्टिविटी कर्व बना रहा हूं इसका। तो अगर इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पे ये 2 स्टेप में चली थी। अब यहां पे 2 पीक्स ऑब्टेन की गई अपने को, 2 स्टेप में चली थी तो 2 पीक्स ऑब्टेन की गई। अगर मैं बात करूं आपसे तो ये क्या है, ये वाली स्टेट कौन सी है, ये रिएक्टेंट वाली स्टेट है। ये कौन सी स्टेट है बच्चों, रिएक्टेंट वाली स्टेट है। और ये अगर हम बात करें तो ये है प्रोडक्ट वाली। जबकि अगर मैं बात करूं इस पीक की तो ये कौन सी पीक है, स्टेप नंबर 1, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, ट्रांजिशन स्टेट को। जबकि अगर मैं आपसे कहूं ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो देन इट विल रिप्रेजेंट, ये जो गड्ढा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जब यहाँ पे ये ग्राफ ये जो है नीचे आ चुका है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को, वीलैंड कॉम्प्लेक्स को, या अर्हेनियम कॉम्प्लेक्स को। अच्छा, ये क्या था, स्टेप नंबर 2 था, जहां पे न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को पर्टिकुलरली वहां से निकाल के ले जा रहा था और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों की आहुति दे रहा था। तो ये तो हो गया स्टेप नंबर 2। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैं बात करने जा रहा हूं एनर्जी कर्व की, तो ये तो रहा एनर्जी कर्व। अब यहां से हम आगे चलें और अगर हम कहें कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाई जा सके, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके बेसिस पे हम इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा सके? सवाल अपने दिमाग में यही है। तो जरा गौर से सुनो, बिल्कुल तरीका तो है। इसके लिए पिक्चर में एंट्री होती है एक साइंटिस्ट की नाम है HEMMOND, हैमंड पोस्टुलेट। हैमंड की एक अवधारणा थी। हैमंड की एक अवधारणा क्या थी कि जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसके अंदर उसी के मैक्सिमम कैरेक्टर पाए जाते हैं जो उसके सबसे नजदीक होता है, आइदर रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट। जो भी उसके करीब होता है वो क्या होता है, उसके अंदर उसी के मैक्सिमम कैरेक्टर पाए जाते हैं। हैमंड इतनी बात कह के चले गए। ट्रांजिशन स्टेट अगर बोले तो ये तो केवल महज और महज किताबों में एग्जिस्ट करने वाला एक शब्द, लैब में इससे जान पहचान कभी हुई ही नहीं। अब चलिए मैं इस चीज को आपको समझाता हूं थोड़ा सा। आप एक चीज सोच के बताओ बच्चों, ये स्टेप नंबर 1 है। अपन एकदम देसी तरीके से अगर एक नॉर्मल भाषा में समझें, कॉमन सेंस अगर अपना यूज करें, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है। आप खुद सोच के बताओ मेरे को कि अगर यहां पे पिछले पोर्शन पे मैं चलूं, स्टेप नंबर 2 आपका ऑलरेडी कैसा स्टेप है, ऑलरेडी फास्ट स्टेप है, मतलब इसके साथ तो आप कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। सबसे पहली चीज मेरी समझना कि प्रोडक्ट अगर आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए या फिर प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा जल्दी बनाना है, आपको जल्दी और ज्यादा अमाउंट दोनों चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस स्टेप में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कारण क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है, ऑलरेडी अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है। यानी कि अगर हम ये बात करें, ये तो ऑलरेडी फास्ट है,
बात किसकी हमें करनी पड़ेगी, इस स्टेप की, जो ये स्लोवेस्ट स्टेप है रिएक्शन की, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसके अंदर अगर हमको छेड़छाड़ कर पाए, इसको एनी हाउ अगर हम फास्ट स्टेप बना पाए तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये फास्ट, ये तो ऑलरेडी फास्ट है, रिएक्शन बहुत तेजी से कंप्लीट हो जाएगी, और बहुत तेजी से कंप्लीट हो जाएगी तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हम प्रोडक्ट ऑब्टेन कर पाएंगे। ये बात पक्की है। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि यहां पे अगले पोर्शन पे मैं चलूं कि ये जो रिएक्शन का कर्व आपको दिखाया गया है, इसके अंदर मैं ये कह सकता हूं ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्शन को शुरू करने के लिए लगने वाली एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में ईए कहते हैं इसको। अगर इस ईए को एनी हाउ मैं अगर क्या करूं, थोड़ा कम कर दूं, कुल मिला जुला के ये जो पीक इतना ऊपर जा रहा है इसको नीचे ले आऊं, इसको नीचे ले आऊं, तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन तेज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर ये पीक नीचे आ गया, लेट्स सपोज, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जो थी, जो इतनी लग रही थी, ये क्या आ जाएगी, नीचे लगने शुरू हो जाएगी, मतलब थोड़ा कम लगनी शुरू हो जाएगी। जब थोड़ी कम लग रही है मतलब स्टेप जल्दी हो रहा है, अगर स्टेप जल्दी हो रहा है मतलब वो स्लोवेस्ट नहीं है, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। मतलब कि एनी हाउ स्पीक को, इस जो पहाड़ का ये जो चोटी है इसको मुझे नीचे लाना पड़ेगा। नीचे लाने का सबसे बेहतरीन तरीका अब मैं आपको बताऊं, हेमंड का पोस्टुलेट यूज करते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट, स्टेप नंबर 1 क्या है, ट्रांजिशन स्टेट ही है बेसिकली। अगर हम बात करें ट्रांजिशन स्टेट के अंदर उसी के मैक्सिमम कैरेक्टर होते हैं जो उसके सबसे नजदीक होता है। ट्रांजिशन स्टेट हैज मैक्सिमम कैरेक्टर ऑफ रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट विच एवर इज नियर टू इट, जो कोई भी उसके नजदीक में है। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, आप देखो, खुद देखो यहां पे, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स को आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा था। अरे भाई, सिग्मा कॉम्प्लेक्स था, उसके अंदर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जो कि क्या कर रहा था, अनुनाद कर रहा था, रेजोनेंस तो कर रहा था, साइक्लिक नहीं, रेजोनेंस कर रहा था। तो आप मुझे एक चीज सोच के बताओ, यहां पे तरीके से सोच के बताना कि अगर हम बात करें इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स सबसे नजदीक पाया जाएगा। मतलब अगर मैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उसको तेजी से अगर बना दूं तो अल्टीमेटली रिएक्शन के स्टेप फास्ट हो गई, अल्टीमेटली ये जो पहाड़ है ये थोड़ा नीचे आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो गई। सिंपल सी बात है। मतलब कि अगर मैं इस ग्राफ को कुल मिला जुला के इसके नजदीक ला दूं, इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स के, तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से होने लगेगी। अब बात उठती है कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स को कैसे हम स्टेबलाइज करेंगे। जीओसी का जमाना अगर आपको याद हो, कार्बोकेटायन बोले तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हुई, आजू बाजू देखा हर जगह इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हुई। इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी जब जनाब उसको, तो वो क्या करेगा, उसको चाहिए कि ऐसा ग्रुप, दो तरह के ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं आपको पता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है, वहीं एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने का काम करता है। आप मेरी बात को समझिएगा जरा गौर से, मेरी बात को, कि कार्बोकेटायन जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, चाहता है टुकुर टुकुर आजू बाजू कहीं भी देखता रहता है, महसूस करता है इलेक्ट्रॉन की कमी। वो चाहते हैं कोई ऐसा ग्रुप उसके साथ आके जुड़ जाए जो उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर दे। अब कमी कौन पूरा करेगा, विथड्रॉइंग तो कभी पूरा करेगा ही नहीं, वो तो और भिखारी है, उसको और भिखारी बनाने का काम करेगा। जबकि डोनेटिंग अगर ग्रुप आ जाए तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि रिएक्टिविटी ऑफ ईएसआर, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी बात करता हूं, रिएक्टिविटी ऑफ ईएसआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। कह सकता हूं मैं स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा, रिएक्टिविटी ऑफ ईएसआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोले तो यहां पे क्या क्रिएट हुआ था, कार्बोकेटायन। यहां पे अगर हम बात करें तो बच्चों यहां पे क्रिएट हुआ था कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बोले तो कार्बन के ऊपर बनने वाला कैटायन, कैटायन बोले तो इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी तो इसको स्टेबलाइज करेगा तो करेगा कौन, तो जरा गौर से मेरी बात को देखिएगा, यहाँ पे तरीके से आपको समझ आएंगी चीजें। अगर मैं बात करूं कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने वाला जो ग्रुप होगा दैट विल बी योर व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से लोग होते हैं, तो आपने पढ़ रखा है प्लस M या प्लस R यूं कह लीजिए, दूसरा प्लस H और तीसरा
प्लस आई, ये जो ग्रुप होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की अगर मैं बात करूं, दैट इज -m या -r कह लीजिए, -h या -i कह लीजिए, आप ऐसे कह सकते हैं। मतलब कि कुल मिला जुला के अगर मैं आपसे कहूं कि रिएक्टिविटी ऑफ ESR मुझे कंपेयर करनी है, तो रिएक्टिविटी ऑफ ESR इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ये रिएक्टिविटी ऑफ ESR इज इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m +h and +i, while inversely proportional to -m -h -h and -i। अच्छा, इंडक्टिव से ज्यादा डोमिनेटिंग फिनोमेना हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन से भी ज्यादा डोमिनेटिंग फिनोमेना कौन सी होती है, रेजोनेंस होती है। दैट इज, इसकी अगर हम बात करते हैं तो चलिए अब इस तर्ज पे कुछ बातें और जो अधूरी हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं बच्चों, आगे देखते रहिएगा। चलिए तो हम आगे चलते हैं, जरा गौर से देखिएगा बच्चों। हम बात करने जा रहे हैं, मेरी बात को सुनिएगा। हम यहां पे डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप के नेचर को बेंजीन के ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए एक एक करके सफर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां पे मैंने मान लो बेंजीन ले लिया, यहां पे मैंने बेंजीन ले लिया, तो जरा गौर से देखिएगा। ये रहा आपका बेंजीन, लेट्स सपोज दिस वन इज योर व्हाट, बेंजीन। इस बेंजीन के अंदर बोले तो लबालब इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर मैं जोड़ दूं, अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ता हूं और इसके ऊपर एंट्री करवाता हूं किसकी, इलेक्ट्रोफाइल की, तो अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की एंट्री करवाता हूं तो आखिर वो कौन कौन सा ऐसी पोजीशन है जहां पे इलेक्ट्रोफाइल को बुलावा अच्छा मिलेगा, जरा गौर से सुनिएगा। एक छोटे से एग्जांपल के साथ शुरू करता हूं। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हटा देता हूं, वहीं पे लिख देता हूं मैं कोई ग्रुप, यहां पे देखो, अगर मैं इसको हटा देता हूं, लेट्स सपोज यहां पे चलो यहां पे मैं जोड़ देता हूं OCS। हमें पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बोले तो प्यार से इलेक्ट्रॉन देने की बहुत कोशिश करेगा। कोशिश क्या करेगा, इनफैक्ट देगा ही देगा वो इलेक्ट्रॉन। जैसे ही उसने यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये जो कार्बन है वो 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं साहब, अगला बॉन्ड उसको तोड़ना पड़ेगा। इस पोजीशन पे ये शिफ्ट हो जाएगी और इस पोजीशन पे आ जाएगा कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। कैसा चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। अगेन बोले तो ये नेगेटिव चार्ज, ये मतलब अगर हम बात करें लोन पेयर इधर से दिया गया, ये पाई बॉन्ड टूट चुका है, नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ चुका है। अगेन ये नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ मूव करेगा, रेजोनेंस करने की कोशिश करेगा, अनुनाद करने की कोशिश करेगा। अगेन ये बॉन्ड टूटेगा और इस पोजीशन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज विल डीलोकलाइज टू द para position with respect of this group. I can see that this one is your ortho position, this one is your meta, और बोले तो सामने वाला पैरा। वापस अगेन आए तो मेटा, समझे क्या बेटा, अगर यहाँ पे हम बात करें तो दिस वन अगेन योर ऑर्थो। मतलब ये दोनों पोजीशन जो है ग्रुप की जो आजू वाली पोजीशन होती है, हमेशा याद रखना, ऑर्थो मेटा पैरा किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है। अगर आपको बेंजीन देके पूछा जाए ऑर्थो मेटा पैरा बताओ, क्या नाम बता ही नहीं सकता मैं, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप बता सकते हो तो फिर यू में, लेकिन मैं आपको बता दूं बेंजीन के रेस्पेक्ट में कभी ऑर्थो मेटा पैरा डिफाइन की ही नहीं जाती है। वो जब भी डिफाइन की जाती है किसी रेस्पेक्टिव ग्रुप के रेस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है। अगर बेंजीन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो होती है, उसके रेस्पेक्ट में पैरा होती है और उसके रेस्पेक्ट में बच्चों मेटा होती है। तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, अगेन दिस विल मूव टुवर्ड्स दिस पोजीशन, पैरा पोजीशन पे अगेन वहां नेगेटिव चार्ज आएगा और अगेन यहां से यहां पे ये मूव करेगा। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड के नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग होगी इधर की तरफ, तो ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। मतलब नेगेटिव चार्ज कहां पे क्रिएट हो रहा है, ऑर्थो या पैरा पे क्रिएट हो रहा है। और ये कैसा ग्रुप था, ये डोनेटिंग ग्रुप था। ये कैसा ग्रुप था, डोनेटिंग ग्रुप था। अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा ग्रुप था, ये था आपका डोनेटिंग ग्रुप। अब डोनेटिंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रोफाइल को साहब कहां के लिए डायरेक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल जब इसकी जिंदगी में अटैक करने आएगा ये कहां के लिए डायरेक्ट करेगा? बेशक इसको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो या पैरा पे जाते हैं। कौन सी पोजीशन पे जाते हैं? ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाते हैं। ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ज्यादा होने की वजह से बच्चों मेरी एक बात समझिएगा आप, इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा, तुम या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करो या तुम पैरा पोजीशन पे अटैक करो। मतलब कि ये जो OCS3 ग्रुप था ये एक डोनेटिंग ग्रुप है और एक डोनेटिंग ग्रुप को वो कैसा डायरेक्ट करेगा? वो हमेशा डायरेक्ट ये करेगा कि तुम ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक करो। तो जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो कैसे डायरेक्टिंग होते हैं बच्चों? ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल, मैं एक बात कहता हूं आपसे, ये जो ग्रुप है ये पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है रिंग को। इलेक्ट्रॉन के अंदर जो डब्बा है, बेंजीन का डब्बा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है? जरा गौर से सुनिए मेरी बात को।
इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेमी प्रजाति, जिसको बेहद बेइंतहा बेशुमार मोहब्बत हो इलेक्ट्रॉन से, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल किसकी तलाश में आ रहा था? इलेक्ट्रॉन की तलाश में आ रहा था। बेंजीन के अंदर क्यों आया? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ऑलरेडी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। अब यहां पे एक ऐसा ग्रुप आपने जोड़ दिया जो क्या करने का काम कर रहा है? जो कि और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। मतलब कि रिंग को वो क्या कर रहा है? हाईली एक्टिवेट कर रहा है, ताकि इलेक्ट्रोफाइल आओ और तुम और अटैक करो। अब एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। एक्टिवेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और एनर्जी प्रोवाइड। आप ऐसे समझो कि आपके पास ऑलरेडी एनर्जी, और खेलते वक्त मैं आपके लिए एक काम करूं कि हर 10 मिनट पे एक ग्लास ग्लूकोज लाके आपको पिलाऊं। इसका मतलब क्या कर रहा हूं? आपको एक्टिवेट कर रहा हूं कि आप और खेलो। सिंपल सा लॉजिक है। वैसे ही आप समझो कि ये क्रिकेट मैच जो कि इलेक्ट्रोफाइल और किसके बीच? बेंजीन रिंग के बीच हो रहा था। उसमें इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या था? इलेक्ट्रॉन। बेंजीन करता क्या है? देता है इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है और बेंजीन को। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? बेंजीन को उस इलेक्ट्रोफाइल के प्रति और ज्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं। यानी ये कैसा ग्रुप हुआ बच्चों? ये हुआ एक्टिवेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप हुआ? ये हुआ एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ। इसको अपन कैसा ग्रुप कहते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के साथ साथ एक्टिवेटिंग। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं? वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के साथ साथ एक्टिवेटिंग। अच्छा चलो, अब अगले स्टेप में हम बात करते हैं। अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो क्या होता? तो चलिए समझते हैं। आगे हम देखते हैं इन चीजों को, तो जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा। मैं अगले पेज पे स्लाइड लेके जाता हूं और सुनिए। यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो क्या होता? तो यहां पे देखिए क्या होता बच्चों। अगर मैं बात करूं आपसे अगेन, ये मान लो आप एक डब्बा, इस डब्बे के अंदर मैंने बना दिया 3 पाई इलेक्ट्रॉन, बोले तो बन गया क्या? बेंजीन। अगर मैं यहां पे लाके किसको जोड़ देता हूं? अगर मैं यहां पे लाके जोड़ देता हूं, लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, NO2 आप सब लोगों को पता है कि ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की। अगर हम बात करें तो जरा गौर से मेरी बात को समझो। अब इलेक्ट्रोफाइल को जब मैंने अटैक करवाया, अब यहां पे क्या होगा? अगेन इलेक्ट्रोफाइल क्या? जो बेहद बेइंतहा बेशुमार मोहब्बत करे इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहां पे जरा गौर से देखो, ये इलेक्ट्रॉन तो अब देगा नहीं, सिंपल सी बात है, और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब ये खींचेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहां होगी? बाहर की तरफ होगी। अब जब बाहर की तरफ शिफ्टिंग होगी तो आप सोच के बताओ, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अगेन अब क्या होगा? पॉजिटिव, सिंगल, डबल। अब ये अगेन इधर की तरफ अगर शिफ्ट करता है तो इस पोजीशन पे फिर से क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब अगेन ये जब इधर की तरफ मूव करेगा तो इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। बोले तो ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा डिफाइन होती है, वो दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑलरेडी भिखारी बन चुकी हैं। बोले तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो पोजीशन ब्लॉक की जा चुकी है इस ग्रुप के द्वारा। अब यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के पास अब चारा तो है ही नहीं, एक भिखारी दूसरे भिखारी के पास भीख मांगने थोड़ी जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब ये भी भिखारी, सामने वाला भी भिखारी, अब भिखारी भिखारी से इलेक्ट्रॉन थोड़ी मांगेगा। मतलब लेकिन अगर हम बात करें कि यहां पे ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां पे अभी भी थोड़ा बहुत चांसेस है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने का, जहां पे उसको चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, दैट इज, मैंने आपको समझाया ये दोनों ऑर्थो पोजीशन होती है, अगली दोनों पोजीशन मेटा होती है, और उसके आगे वाली सबसे दूर वाली पोजीशन होती है पैरा। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये दोनों पोजीशन जो मेटा पोजीशन है, ये एकमात्र ऐसी पोजीशन है जहां पे अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया जा सकता है या इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। अब मेरी बात को समझिएगा, यानी कि इस केस में अगर हम बात करें तो अटैक कहां पे होगा? दैट इज इस पैरा पोजीशन पे। अब जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा। हाँ जी बच्चों, तो मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, जब वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन को तो कर चुका है ब्लॉक, कि भैया देखो तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती हमारे जीवन में। अब कौन सी पोजीशन बची? मेटा पोजीशन। अब आप समझो कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल को किस तरफ के लिए डायरेक्ट करेगा? ये डायरेक्ट करेगा, दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। ये किसकी तरह काम करेगा बच्चों? ये मेटा डायरेक्टिंग की तरह काम करेगा। ये मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा किसको? इलेक्ट्रोफाइल को ये मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। अच्छा, अब एक चीज और सोचो, ये क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लबालब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी हुई थी किसके अंदर? बेंजीन के अंदर। जैसे ही वो ग्रुप आया वो खींचने लगा, क्या? इलेक्ट्रॉन को खींचने लगा। मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल किसकी तलाश में निकला था? इलेक्ट्रॉन की तलाश में निकला था।
अब इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की तलाश थी, इसलिए वो बेंजीन पे अटैक करने आया था। लेकिन जैसे कि हमने देखा यहां पे इस पोजीशन पे ये ग्रुप ने क्या करना शुरू कर दिया, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया। तो क्या थी कि एक दो पोजीशन मिल पाई, दैट इज एक दो पोजीशन क्या बोलूं मैं, सिर्फ मेटा पोजीशन मिल पाई जहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो पाया। जबकि इसके पिछले केस में क्या था, ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन मिली थी, लबालब और इलेक्ट्रॉन से भरी हुई थी कि इलेक्ट्रोफाइल आओ और बेहतरीन तरीके से अटैक करो। लेकिन यहां पे क्या है, बड़ी मुश्किलों से वो मेटा पोजीशन पे जाके ही अटैक कर पाएगा। अब जब वो बहुत मुश्किलों से मेटा पोजीशन पे अटैक कर पाएगा, अगर मान लीजिए मैंने बल्कि ग्रुप जोड़ के उसको ब्लॉक कर दिया, देन व्हाट, तब तो वो बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकता। मतलब कि ये कैसे ग्रुप हुए, एक्टिवेटिंग रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं या रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं? आप सोच के बताओ मुझे, रिंग को क्या कर रहे हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं। मतलब कि ये कैसे हो गए डीएक्टिवेटिंग। अगर हम इनकी बात करें तो ये कैसे हो गए, दैट इज योर डीएक्टिवेटिंग। अगर हम बात करें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गए। मेटा डायरेक्टिंग मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और साथ में एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। जबकि अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बच्चों, तो वो कैसे होते हैं, वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और वो कैसे होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ESR and its reactivity. Later on we will discuss a special case known as halogen. Halogen की कंडीशन में कुछ अलग चीजें आती हैं, वो मैं अगली क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इन टॉपिक के ऊपर और फर्दर मूव करेंगे। होप सो कि चीजें आपको समझ में आई। थैंक यू वेरी मच। नोट्स पूरी तरीके से बना लीजिए।